जीव विज्ञान के एक्शन पाई वीडियो लेक्चर में आज हम मानव में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ह्यूमन में किस तरीके से होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो जो मानव जो होते हैं, जो मनुष्य जो है वो कैसे डेवलप होते हैं, तो सबसे पहले भ्रूण बनता है यानी एम्ब्रियो बनता है। फिर इस एम्ब्रियो से चाइल्ड या शिशु बनेगा और इस शिशु में ही ग्रोथ होता है। और ग्रोथ करके ये क्या बनते हैं, इनकी युवा अवस्था आती है या फिर युवा बनते हैं या प्रौढ़ बनते हैं। और ये फिर उसके बाद ये वृद्धा होते हैं यानी ये बूढ़े हो जाते हैं। तो ये सब जो होते हैं इसमें क्या है कि शारीरिक चेंजिंग आती रहती है। जो मनुष्य है उनकी शारीरिक चेंज आती है, लेकिन जो शिशु से यानी कि जो शिशु से जो युवा बन रहे हैं इस टाइम में इनके शरीर में जो चेंजिंग आती है वो बहुत टाइप की होती है। पहला जो शरीर में जो चेंज आता है वो होता है कि इनकी हाइट बढ़ती है या फिर इनकी जो लंबाई है वो बढ़ रही होती है। और उसके बाद और इनका जो वेट है उस वेट में भी चेंजिंग आता है, यानी कि हाइट और जो वेट है या भारीपन है जो वो दोनों ही बढ़ते रहते हैं। अगर हम किसी सेकेंड क्लास के बच्चे को देखें और 10th क्लास के बच्चे को देखें, सेमी बच्चे को, तो उसके उस बच्चे में उसकी बहुत सारी जो शारीरिक अवस्थाएं हैं वो बहुत चेंजिंग आती है। लेकिन जो 10th और 12th के बीच में जो बच्चों में हम जो चेंजिंग देते हैं उसके शरीर में, तो वो इनके हाइट में, लंबाई में, इन सब चीज़ों में या फिर जो वेट है उसमें चेंजिंग देखी जाती है। अब ये जब चेंजिंग हो रही होती है यानी कि जब ये जो बच्चा जो है अपने शारीरिक वृद्धि इसके जो शरीर में वृद्धि जा रही है, इससे के साथ ही साथ क्या होता है कि इनमें और भी जो लक्षण होते हैं, वो शारीरिक लक्षण होते हैं वो भी बदलते हैं। इनके शरीर के जब शरीर का अनुपात बदलता है तो इनमें नए नए लक्षण भी आते हैं। और जो तथा जो ये जो संवेदना हो जो होती है उनमें भी परिवर्तन आता है। तो हम देखते हैं कि इनके इस हाइट और वृद्धि या फिर जो दूसरे जो विकास हो रहे हैं उसके साथ ही इनके दूसरे लक्षण भी इनमें डेवलप होते हैं। तो अब ये जो लक्षण होते हैं जिसमें कि किसी लड़का और लड़की जो होते हैं, ये लड़का और लड़की जो दोनों में ये वृद्धियां देखी जाती हैं या फिर ये जो नए लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। जो शरीर का जो भाग है हमारे, हम देखेंगे कि जो अंडर आर्म्स होते हैं या फिर जो आर्म्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे, और जो जननांग होते हैं यानी कि जहाँ जननांग के क्षेत्रों में जहाँ पे मध्य क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि हेयर्स आने शुरू होते हैं। उन हेयर्स को हम प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। पहले तो ये जो हेयर्स होते हैं उतने बिल्कुल रोए की तरह या फिर किसी रोम की तरह दिखाई देते हैं। अब जब प्यूबिक हेयर जब ग्रोथ करते हैं तो फिर इनके चेंजिंग और इनका जो मोटाई जो होता है तो इनका रंग भी बदलता है, और रंग जो होता है गहरा होता जाएगा, और जो इनका जो मोटाई है वो भी बदलता है। ये जो जननांग या फिर आर्मपिट में जो ये हेयर्स आने की जो अ, वृद्धि है, जो हेयर में जो वृद्धि आती है, ये जो है एक नया लक्षण है। और यहीं से होता है कि ये जो शिशु है ये किस अवस्था में जा रहा है, तो युवा अवस्था में जा रहा है। वो किशोर अवस्था से युवा अवस्था में, शिशु से नहीं, शिशु से किस में जाते हैं, किशोर अवस्था में, और किशोर अवस्था से ये फिर युवा अवस्था में जाना आरंभ करते हैं। फिर इसके साथ ही साथ क्या होता है कि इनके जो हाथ पैर, ये चेहरा जो होते हैं इनके, उन सब पे भी, इनके फेस पर, इनके हैंड्स पर और इनके जो लेग्स हैं इन पे भी, जो पहले तो ये जो बाल जो होते हैं इनके जो हेयर्स होंगे वो बिल्कुल रोए की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे ये बाल क्या होते हैं, मोटे होते हैं और देखते हैं कि ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। फिर जो जो त्वचा होती है, जो फेस की जो स्किन है वो भी कैसी होती है, वो तैलीय या फिर ऑयली होने लगती है। और इसमें कील मुहासे आना या जो पिंपल्स जो होते हैं वो होने लगते हैं। तो ये सब जो लक्षण माने जाते हैं ये युवा अवस्था में जा रहे हैं। और इस टाइम ये जो किशोरावस्था से युवा अवस्था में जाने का जो एज होता है, इस टाइम पे जो जो दूसरे लिंग जो होते हैं उनकी तरफ ही ज़्यादा सजग होने लगते हैं और उनकी तरफ आकर्षित फील करते हैं। अब ये जो गर्ल है या फिर जो बॉयज़ है, मतलब जो लड़का है या फिर जो लड़की है, इन इन लोगों में अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट भी दिखाई देते हैं। ये आर्म्स पीट या फिर जो जनांग में जो हेयर्स आने का तो लक्षण है ही साथ इसमें और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं जो अलग होता है। अगर हम लड़कों में देखेंगे तो यहाँ पे उनके अगर हम फेस देखें, जब ये अपना किशोरावस्था से निकलते हैं तो इनके फेस में क्या होता है कि दाढ़ी आना शुरू होता है।
और ये जो दाढ़ी होता है ये धीरे धीरे ग्रो करता है। ऐसा नहीं कि अचानक से बहुत ज़्यादा ही मोटे बाल वाले दाढ़ी आने लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके हल्के हल्के स्टार्टिंग के टाइम में तो जो चेंजिंग जो दिखाई देता है इनके दाढ़ियों में वो हल्का हल्का आता है, लेकिन धीरे धीरे ये जो होते हैं, ये जो दाढ़ी होते हैं वो समान तरीके से पूरे मतलब कि उनके जो फेस जो पोर्शन है वहाँ पे फैल जाते हैं। इसी तरीके से इनका जो आवाज़ है वो आवाज़ भी क्या होगा, मोटा होता जाएगा। अगर हम इनके आवाज़ को देखेंगे तो इनकी आवाज़ भी फटती जाती है। तो ये सब जो होता है ये इनमें चेंजिंग आते हैं जो जो किशोरावस्था से युवावस्था में जाते हैं। प्लस इनका जो सीसन जो होता है उन उसमें भी वृद्धि आती है। और अगर हम लड़कियों में देखें, ये जो चेंजिंग जो आ रही है एज के साथ, ये जो चेंजिंग होती है लड़कियों में, ये लड़कों के कंपैरिजन में अलग होती हैं। तो हम लड़कियों में जो चेंजिंग देखते हैं कि इनके जो स्तन होते हैं वो ग्रो करना शुरू होते हैं और उनका जो रंग होता है वो गहरा होता जाता है। इसके बाद इनमें जो मासिक धर्म है या फिर रजो धर्म जो होता है वो शुरू हो जाता है, जब ये किशोरावस्था से अपने युवावस्था में जाना जाती हैं। तो इसके बाद इनमें और भी चेंजिंग होती है। फिर और ये जो चेंजिंग होता है ये काफ़ी धीरे होता है, मतलब ये धीमी गति से ही चेंज करता है। ऐसा नहीं कि अचानक एक ही दिन में ये चेंजिंग देखने को मिलती है, और एक लंबी क्रिया के साथ होता है। जैसे कि इनका जो शारीरिक जो ग्रोथ हो रहा है उसके साथ ही होता है, लेकिन इसका असर उस टाइम तक कम दिखाई देता है। अब जैसे ही इनकी जो शारीरिक ग्रोथ है वो कम होती है, या जो शारीरिक वृद्धि जो है वो जब कम हो जाएगी, या जो इनके जो हाइट है वो बढ़ना कम होता है, तो इसके बाद ये जो चेंजिंग है, जो इनके दूसरे जो लक्षण, जो नए लक्षण जो देखे जाते हैं, इसमें ज़्यादा वृद्धि होने लगते हैं। तो इनके जो जनन उत्तक जो होते हैं, यानी कि जो जम टिश्यू जो होते हैं उनमें वृद्धि या फिर उनका विकास या उनका परिपक्व होना हमें दिखाई देने लगता है। तो ये कब होता है, जब शारीरिक वृद्धि है ये क्या होगी, ये कम होगी। तब कहीं जाकर के इनके जो दूसरे जो हैं, जो जनन उत्तक का जो ग्रोथ है या फिर जनन उत्तक की जो वृद्धि है वो दिखाई देने लगती है। और इस टाइप के मतलब कि जो इस टाइप का जो वृद्धि इन लड़कों या लड़कियों में दिखाई देता है, इसी को हम प्यूबर्टी बोलते हैं या फिर यौवन आरंभ बोलते हैं, या हम इसे प्यूबर्टी बोलते हैं। अब ये जो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है कि इतने सारे चेंजिंग तो इनमें दिखाई देते हैं, इसी के साथ क्या क्या होता है कि इनमें हार्मोनल चेंजेस भी दिखाई देते हैं, कि इनके जो हार्मोन होते हैं वो भी डिफरेंट बनने लगते हैं। अब इनमें जो हार्मोन जब चेंजिंग होता है तो इनमें क्या होता है कि जो लैंगिक जो विकास है, इनके जो लैंगिक जनन के लिए जो सिस्टम जो उपस्थित है वो भी अलग होती है। तो हम अगर लैंगिक जनन में देखेंगे तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो जीवों के द्वारा जो युग्मक जो बनाए जाते हैं उनके फर्टिलाइज होने के बाद किसी ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। तो इसके लिए क्या है कि जो अगर हम मनुष्य में देखेंगे तो मनुष्य में क्या होता है कि पूरा एक यंत्र बना हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जनन यंत्र। जनन यंत्र को देखेंगे तो जो स्त्री के लिए या फिर जो फीमेल्स के लिए जो जनन यंत्र है वो अलग होते हैं, और जो मादा के जो जनन तंत्र होते हैं वो अलग होते हैं। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो मनुष्य के जैसे कि हर मनुष्य का अपना अपना अलग फेस है, अपना अस्तित्व है, अपना आकार है, ठीक। हर मनुष्य अपने हिसाब से, हर मनुष्य में विभिन्नता पाई जाती है। तो इसी तरीके से इनमें जो ये जो चेंजिंग हो रही होती है, इन चेंजिंग में भी अलग अलग विभिन्नता होता है। जैसे कि हम किसी मनुष्य के दाढ़ी या फिर किसी स्त्री के स्तन को या फिर जो सीसन का जो साइज है, इन सब को हम देखेंगे तो ये सब सारे मनुष्य में वैरी करते हैं। तो और जो अगर मनुष्य जो है, ये जो मानव, ये जो लड़के जो होते हैं, इनका जो होता है जनन तंत्र, उसे हम नर जनन तंत्र बोलते हैं। और जो लड़कियों में जो जनन तंत्र उपस्थित होता है उसे हम मादा जनन तंत्र बोलते हैं। तो अब इन मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के बारे में ही हम पढ़ते हैं। तो अगर इस नर जनन तंत्र में क्या होता है कि यहाँ पे जो जनन कोशिकाएं जो होती हैं उनको उत्पादित करने वाले, उनको बनाने वाले जो अंग होते हैं, या उन अंग को, और मतलब कि जो जनन कोशिकाओं को बना रही हैं वो अंग, और जो उन जनन कोशिकाओं को उन जगहों पे पहुंचा रही है जहाँ पे निषेचन होता है। इस पूरे सिस्टम को, इन जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन पूरे को हम क्या बोलते हैं, नर जनन तंत्र, जो कि नर में उपस्थित होता है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं
तो कुछ ऐसा होगा। ये जो पूरे नर जनन तंत्र का संरचना में बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखाई दे। तो ये जो पूरा इसमें जो सिस्टम हम देख रहे हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, ये सब क्या है, ये नर जनन तंत्र के अंदर आते हैं। अगर हम इस सिस्टम का पूरा संरचनाओं के बारे में जाने कि इसमें कौन कौन से संरचनाएं उपस्थित हैं, कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इस नर जनन तंत्र में, तो ये जो है ये होता है वृषण। इसे हम क्या बोलते हैं, वृषण या फिर टेस्टिस। जो नर के जो जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, इसी में बनाए जाते हैं। और वो जो शुक्राणु का जो निर्माण होता है इसी वृषण में या फिर इसी टेस्टिस में होता है। अब ये जो टेस्टिस जो होता है ये किसके अंदर होता है, तो ये होता है वृषण कोश के अंदर, यानी कि स्क्रोटम के अंदर होता है। और ये जो स्क्रोटम है ये शरीर से बाहर रहता है, क्योंकि जो हमारे जो शरीर का जो ताप होता है, जो मानव शरीर का जो ताप होता है, ये ज़्यादा होता है। और तो इस वृषण को जो स्पर्म को बनने के लिए जो ताप चाहिए होती है, जो टेम्परेचर चाहिए होती है, वो कम चाहिए होती है। इसलिए इस वृषण कोश का निर्माण शरीर के बाहर हुआ है। इसके बाद इस वृषण कोश से जब स्पर्म बन जाता है, जो शुक्राणु बन जाता है, तो वो शुक्र वाहिनियों के द्वारा या फिर वासा डिफरेंस के द्वारा मूव करती हैं आगे की तरफ। तो ये जो नलीनुमा जो संरचना है इसे हम शुक्र वाहिनी बोलते हैं। अब ये जो वासा डिफरेंस जो है ये बहुत सारी नलिकाओं से मिलकर के बनी होती है। इसमें बहुत सारी जो नलिकाएं जो होती हैं इस टेस्टिस से निकलती हैं, और जो स्पर्म है उसके द्वारा इस वासा डिफरेंस में आता है। अब ये जो वासा डिफरेंस जो है ये यहाँ से ट्रैवल करता हुआ ये यहाँ पे आता, और ये जो पार्ट है ये है मूत्र मार्ग। और हाँ, जो स्पर्म को बाहर निकालने का जो मार्ग है और जो मूत्र को मार्ग निकालने का जो मार्ग होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं कि जो नर होते हैं उनमें कॉमन पाथ होता है। मतलब इन दोनों के लिए ये एक ही पाथ को यूज़ करते हैं, एक ही पाथ के द्वारा इनका निष्कासन होता है। अब ये जो मूत्र मार्ग है ये किससे जुड़ा होता है, यूरेथ्रा से जुड़ा होता है। तो यहाँ से तो इनको मूत्र निकलता है। लेकिन अब ये जो शुक्रवाहिनी जो है यहाँ से ये शुक्राणु को आगे करके मूव कराती है, और फिर यहाँ से शुक्र का निष्कासन होता है। अब ये जो मूत्र मार्ग है जो इस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, इसे हम फिशन बोलेंगे या फिर पेनिस बोलते हैं। अब ये जो शुक्रवाहिनी जो है इनसे हम देखेंगे कि जो ग्लैंड्स जुड़ी होती है, ग्रंथियाँ जुड़ी होती हैं, इन ग्रंथियों को हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं या फिर प्रोस्टेट ग्रंथियाँ बोलेंगे। यहाँ से जो स्पर्म जो आ रहा है ये ग्लैंड्स क्या करती हैं कि उसमें तरल पदार्थ को देती हैं, उसमें तरल माध्यम क्रिएट करती हैं उन शुक्राणुओं में। तो अब ये जो तरल माध्यम जो मिलता है, जो तरल स्राव जो इन ग्रंथियों से जो मिल रहा है, तो उससे क्या होता है जो शुक्राणु होता है वो आसानी से मूव कर सकता है या फिर स्थानांतरण कर सकता है। और ये जो पदार्थ जो इन प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा जो स्राव जो मिलता है, इस स्राव में क्या होता है कि पोषण के लिए शुक्राणु के पोषण के लिए पोषक तत्व भी उपस्थित होता है। तो जो शुक्राणु जो है वो अपना पोषण कहाँ से लेता है, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा जो स्राव जो निकल रहा है उन्हीं की मदद से लेता है। अब ये यहाँ से क्या होता है कि अब जो शुक्राणु जो निकल रहा है, इस वृषण में जो शुक्राणु बन रहा है, ये काफ़ी ही सूक्ष्म संरचना होता है। इसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो अब और ये जो शुक्राणु है इसमें अनुवांशिक पदार्थ होते हैं मेनली, और इसका क्या होता है एक लंबा पूंछ होता है। अगर मैं इस शुक्राणु का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो वो कुछ ऐसा होगा। ये वाला जो हिस्सा है ये होता है हेड। तो अगर हम शुक्राणु में देखेंगे तो इसमें बेसिकली 3 हिस्से हैं। जो पहला है ये है हेड, यहीं पे न्यूक्लियस उपस्थित होता है जहाँ पे अनुवांशिक जो गुण है वो पेरेंट्स के जो अनुवांशिक गुण होते हैं वहीं पे स्टोर रहते हैं। अब इससे जो ये जो दूसरा जो हिस्सा है ये है मिडिल पिश, और इस मिडिल पिश में क्या होता है कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि इन शुक्राणु को ऊर्जा मिल रही होती है। और इस मिडिल पिस के बाद ये टेल प्रेजेंट होता है, और इसी टेल ये जो टेल होता है इस शुक्राणु को जो फैलोपिन ट्यूब है उसमें तैरने में सहायता प्रदान करती है।
और जो जनन कोशिका है वहाँ तक पहुँचाने में इनकी मदद करती है। तो ये हमने क्या देखा यहाँ पे, स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ हो रहा है, तो टेस्टिस में हो रहा है या फिर वृषण में हो रहा है। उसके बाद ये वृषण से कहाँ जा रही है, ये शुक्रवाहिनियों के द्वारा या वासा डिफरेंस के द्वारा ये पेनिस के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है, निष्कासित कर दी जाते हैं। इसके बाद हम मादा जनन तंत्र का डिस्कशन करते हैं, जो यहाँ तो हमने किसके बारे में पढ़ा, नर जनन तंत्र के बारे में। और इसके बाद हम देखते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब मादा जनन कोशिकाओं का या फिर जो अंड कोशिकाओं होती है, इनका जो निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है, यानी कि ओवरी में होता है। अब ये जो ओवरी में जो अंडाशय का जो निर्माण हो रहा होता है, उसी टाइम पे क्या होता है कि कुछ हार्मोन भी इस ओवरी में बनाए जाते हैं। और हमने यहाँ पे जब देखा था कि जो टेस्टिस जो होता है, यहाँ पे भी हार्मोन का निर्माण होता है। कि यहाँ पे जो हार्मोन जो बनाया जाता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये तो शुक्राणु के उत्पादन को नियंत्रित करता ही करता है। इसके साथ ही जो लड़कों में जो यौनावस्था के जो लक्षण होते हैं उनको भी, ये जो बॉयज़ में जो प्यूबर्टी के जो सिम्टम्स हैं या जो लक्षण दिखते हैं उनको भी ये रेगुलेट करता है। तो अब हम इसमें बात करते हैं मादा जनन का। तो इसका अगर मैं ड्रॉ करूँ, स्ट्रक्चर बनाऊँ, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। तो इसके जो अलग अलग जो पार्ट होते हैं, इनमें क्या होता है, ये अंड वाहिका होती है या फिर ओविडक्ट होते हैं। और यहाँ पे जो अंड कोशिका या फिर जो जर्म सेल्स या फिर जो एग जो बन रही होती हैं, वो ओवरीज के अंदर बनती हैं। अब ये ओवरी में जो एग बनता है, अंड वाहिकाओं के द्वारा लिया जाता है या फिर उनमें छोड़ दिया जाता है। और फिर इसके बाद ये यहाँ से ट्रैवल करके ये कहाँ जाती हैं, ये यूटेरस तक जाएंगी, यानी कि गर्भाशय तक जाती हैं। अब ये गर्भाशय में गई तो ठीक है, और नहीं तो ये इसी ओविडक्ट में ही कुछ दिनों के लिए रहती हैं। अब ये क्या है, ये गर्भाशय है। ये जो बाहरी लाइन है ये है ग्रीवा या फिर सर्विक्स। और ये जो सबसे ग्रीवा के बाद जो सबसे बाहरी जो एरिया होती है उसे हम योनि बोलते हैं या फिर वजाइना बोलते हैं। अब इन्हीं सारे पार्ट से मिल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण होता है। अब जो एग जो बन रहे होते हैं ये कहाँ बन रहे होते हैं, तो ये ओवरी में बन रहे होते हैं। जो अंडा जो है ये लड़कियों के जन्म के टाइम पे ही हजारों की संख्या में बन गए होते हैं। और जब इनका जो प्यूबर्टी वाला जो टाइम आता है उस टाइम पे ये जो एग हैं ये मेच्योर हो जाते हैं। तो जब इनका यौना आरंभ या जो प्यूबर्टी स्टेज जब चल रहा होता है, इस टाइम पे ये एग परिपक्व हो जाते हैं या फिर मैच्योर हो जाते हैं। और अब यही मैच्योर एग जो है हर मंथ में लगभग हर मंथ में एक एग यहाँ से निष्कासित किया जाता है और वो ओविडक्ट में या फिर फैलोपियन ट्यूब में जाता है। अब ये फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद यहाँ पे एक दिन के लिए वेट करता है। और इन्हीं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट से एक बलून लाइक स्ट्रक्चर का जो संरचना दिखाया जाता है जिसे हम यूटेरस बोलते हैं। तो अगर मान लो कि ये जब एग यहाँ आया और स्पर्म के साथ जब ये फर्टिलाइज हो जाता है, तो ये यहाँ पे क्या बना देंगे, यूग्मनस बना देंगे। और अब जो यूग्मनस है वो वापस से ओविडक्ट में आ जाता है। यहाँ पे इनका डिवीजन शुरू हो जाता है, यानी कि डेवलपमेंट, इनमें इनकी जो कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजित करती हैं। और फिर ये यूटेरस में आ करके इसके जो जो वॉल्स होते हैं उनसे अटैच हो जाते हैं। और फिर एम्ब्रियो बनते हैं और एक तरीके से पूरा चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। अब ये जो एग जो है ये तो हर मंथ में, जैसे कि एक मंथ में एक ओवरी के द्वारा एग निकाला जाता है, तो दूसरे मंथ में दूसरे ओवरी के द्वारा, मतलब ये ऐसा नहीं होता कि दोनों ओवरी साथ में वर्क करती हैं और साथ में एग को निष्कासित करती है, ऐसा नहीं होता है। ये एक बार में एक ही एग को निष्कासित करेंगी और वो अल्टरनेट करती हैं, या तो वो या तो ये। अब इसके बाद जब ये जो ओवरी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है या निषेचन हो गया, तो क्या होता है कि एग जब निकलने वाली होती है उससे पहले ही गर्भाशय जो होता है अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है गर्भावस्था के लिए, कि अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो वो यहाँ पे आकर के अटैच हो सके। और अटैच होने के साथ ही साथ ये भ्रूण को या जो एम्ब्रियो है उसको, उसके लिए ये पोषण का भी स्टोरेज करती हैं, कि मतलब उस भ्रूण को प्रॉपर तरीके से
पोषक तत्व मिल सकें। और इस पोषक तत्व के लिए क्या करती है, यहाँ पे मोटी रुधिर की परत बनाती है, यानी कि ब्लड सेल्स के जो परत होते हैं वो बनाएंगी, और इन्हीं रुधिर की परतों में ही उनके लिए पोषक तत्व स्टोर करके रखा जाता है, उनका भंडारण करके रखा जाता है। और जब पोषण तत्व और उस टाइम पे क्या होता है, जो रुधिर का जो प्रभाव होता है, जब यहाँ पे पोषक तत्व जब बन रहे होते हैं, स्टोर किए जाते हैं, तो इस टाइम पे रुधिर का प्रभाव भी बढ़ा रहता है। अब अगर मान लो ये तो तब हुआ अगर यहाँ पे एग जो है स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हुआ। अगर एग के साथ स्पर्म जो है वो एक के साथ नहीं फर्टिलाइज हुआ, तब क्या होगा, यहाँ पे एग आई, वो एक दिन तक वेट करती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इनका क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन होने लगती हैं, और जब ये जो एग जब टूटती हैं, जब निकलती हैं, तो ये इस योनि के मार्ग से जितने भी रुधिर या फिर जो भी होते हैं उनको तोड़ते हुए निकलती है। जब ये जो एग जब खंडित होते हैं, जब टूटती हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे जो रुधिर है उनका बहाव या और म्यूकस का बहाव होता रहता है। और ये जो चक्र जो होता है, इस चक्र में ये जो साइकिल जो चल रहा होता है, इसके लिए पूरा 1 महीना लगता है, क्योंकि हम जानते हैं जब एग जो है वो 1 मंथ में एक बार रिलीज होता है यहाँ से। तो जब ये रिलीज हो गया तो उसमें 1 मंथ लगा, और 1 माह के बाद ये चक्र रिपीट होता रहता है, जब तक कि गर्भ अवस्था स्त्री के द्वारा निर्धारण किया जाए। अब ये और इस चक्र को हम क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव बोलेंगे, नहीं तो रजोधर्म बोलते हैं, या फिर मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और अगर मान लो ये जब यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया, जब एम्ब्रियो बन ही गया, तो उसका डेवलपमेंट होता है। और जो एम्ब्रियो जो है अपने डेवलपमेंट के लिए, अब एम्ब्रियो को भी तो फूड और इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये क्या करते हैं कि प्लेसेंटा के द्वारा अपने मादा की जो माँ होती है उसके कोशिकाओं से जुड़े होते हैं। अब ये प्लेसेंटा ही इनके भोजन के लिए जो जो भी ज़रूरत होती है उनको वो चीज़ उपलब्ध कराएंगी भोजन के लिए। तो ग्लूकोज या फिर जो ऑक्सीजन है वो, या जो भी जितने पदार्थों की ज़रूरत होती है इस भ्रूण में, वो सब उपलब्ध कराती हैं। तो ये जो प्लेसेंटा जो है यही इनको उपलब्ध कराती है, क्योंकि ये जो नलीनुमा जो होता है इसी के द्वारा ये एक्सचेंज करते हैं या फिर विनिमय करते हैं। अब और इनमें क्या होता है, जो इनका जो प्लेसेंटा का जो होता है, ये इसमें बहुत सारे विलाई प्रेजेंट होते हैं, और ये जो विलाई जो होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन के लिए स्पेस को रखते हैं, ताकि जो जो भी इन पोषक तत्वों का जो ऑब्जॉर्प्शन हो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। और इसी के साथ क्या है कि जो भ्रूण जो है वो क्या जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बनाता है। तो अब इस वेस्ट प्रोडक्ट का जो सिक्रीशन जो होगा वो भी प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है। ये प्लेसेंटा के द्वारा मदर के रुधिर में भेजा जाता है, और वहाँ से ये निष्कासित किए जाते हैं, मदर के रुधिर से वो निकाले जाते हैं। अब जब गर्भ जब विकसित हो जाता है, तो इस गर्भ को विकसित होने में पूरे 9 मंथ का टाइम लगता है, या फिर 9 मास का समय लगता है। और इसके बाद एक शिशु जन्म लेता है, और उसके जो जन्म लेने के लिए जो गर्भाशय की जो पेशियां जो होती हैं, यहाँ पे जो मसल्स जो हैं, ये लयबद्ध तरीके से या फिर जो रिदमिक टाइप से कॉन्ट्रैक्ट करती है, और फिर शिशु जन्म लेता है। इस तरीके से मादा जन्म तंत्र में ये सब क्रियाएं होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में, या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। हम जानते हैं कि ये जो लैंगिक जो मैचुरेशन जो आ रहा है, ये जो किशोर से युवा अवस्था जो है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब कि ये एक क्रमिक प्रक्रम है जिसमें समय लगता है। और उसी टाइम पे क्या होता है कि शारीरिक वृद्धि भी हो रही होती है। और ये जो लैंगिक परिपक्वता जो है, ये जो मैचुरेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो शरीर है वो, या जो मस्तिष्क है वो गर्भ धारण के लिए उसके योग बन गया है, या फिर गर्भ धारण के लिए ये रेडी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इस गर्भ धारण के लिए क्या होता है कि यौन संबंध बनाना जरूरी है। जो शारीरिक जो संबंध होता है वो स्थापित किया जाता है। अब इस शारीरिक संबंध के स्थापित करने के दौरान अगर कोई संक्रमण है, या फिर ये सब संक्रमण, या फिर कोई इन्फेक्शन, या फिर कोई बीमारी जो है सामने वाले पर्सन को, तो वो भी संचरित होता है, वो भी दूसरे व्यक्ति में आता है। इसी के लिए क्या होता है कि ये जनन स्वास्थ्य जरूरी है, या फिर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है।
शारीरिक संबंध के द्वारा जो जीवाणु या फिर जो संक्रमण होता है उसके उसके हम देखेंगे एग्जाम्पल, तो उसमें गोनेरिया या सिफिलिस। अब ये जो गोनेरिया और जो सिफिलिस है ये जीवाणु के द्वारा होने वाले बीमारी है। और वायरस से रिलेटेड अगर हम बीमारी को देखें तो इसमें आता है मस्सा या फिर HIV एड्स। और ये जो दोनों जो बीमारी हैं, ये जो डिजीज़ हैं, ये वायरस के द्वारा होते हैं। ये वायरस के इन्फेक्शन या वायरस के संक्रमण से होते हैं। तो अब इनके लिए, इनको रोकने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, बहुत सारे कंडीशन होते हैं या फिर बहुत सारे सेवाएं हैं जिनको हम इस्तेमाल करके इनको रोक सकते हैं। तो इस टाइप की बीमारियों से बचने के लिए या फिर गर्भधारण से बचने के लिए जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो होता है कॉन्डोम। ये कॉन्डोम जो है ये मेल द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र है और ये गर्भधारण को भी रोकने में कारगर होता है। इस कॉन्डोम का जो है कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके द्वारा और भी दूसरे तरीके हैं जिससे हम इन बीमारियों को या फिर गर्भधारण को रोक सकते हैं। तो गर्भधारण को रोकने के लिए कुछ और जो तरीके हैं, जैसे कि लूप अथवा जो कॉपर टी जो होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये जो कॉपर टी जो होते हैं गर्भाशय के उत्तेजन से भी कुछ क्या होता है कि इनमें कुछ विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, विपरीत इनके प्रभाव देखने को मिलते हैं या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और इस साइड इफेक्ट की वजह से ही इनका भी इस्तेमाल ना के बराबर ही किया जाता है या फिर बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा दूसरे जो हार्मोन को संतुलित करने के लिए या फिर जो हार्मोन के जो परिवर्तन जो होते हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि हम देखते हैं जब ये जो मासिक धर्म जो हो रहा होता है, जो रजो धर्म के टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए या फिर रेगुलेट करने के लिए लोग पिल्स लेते हैं या फिर गोलियाँ खाते हैं। तो ये भी क्या होता है कि एक टाइम के बाद हार्मफुल होते हैं या फिर इनका भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। इससे भी हमें बचना चाहिए। अब इन सब के अलावा जो एक परमानेंट तरीका है वो है सर्जिकल तकनीक या फिर सर्जिकल टेक्निक। ये जो शल्य क्रिया जो है इसमें जो अगर हम मेल में देखेंगे, अगर नर में देखें तो इस शल्य क्रिया में क्या किया जाता है कि उनके वास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है और इसे हम वैसेक्टॉमी बोलते हैं। और यही जो मादा जो होती है या फिर जो फीमेल जो होती हैं उनमें उनके फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है और फिर उसको बांध दिया जाता है। तो तो अब जो हम इनके फैलोपियन ट्यूब को या फिर वास डिफरेंस को काट दे रहे हैं, तो जो वास डिफरेंस क्या होता है, ये स्पर्म को आगे मूव कराता है यानी आगे ट्रांसफ़र करता है। तो अब जब वो पाथ में आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्या होगा कि वो उसका निष्कासन नहीं होगा और वो गर्भधारण में नहीं आ सकता है, गर्भधारण के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वहीं अगर फीमेल में भी देखेंगे तो फीमेल में क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब अगर हम काट देंगे तो जो एग है वो या फिर जो अंडा जनन कोशिका जो है वो नहीं मूव कर पाती आगे, और इस वजह से वो जो फीमेल है वो गर्भधारण नहीं कर पाएंगी। तो इस प्रोसेस को या जो इस शल्य क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी। तो इस क्रिया या इस विधि के द्वारा भी हम अनवांछित जो गर्भधारण होते हैं उनको रोक सकते हैं या फिर जो गर्भधारण को हम रोक सकते हैं। इन शल्य क्रिया के अलावा भी दूसरा जो होता है वो होता है अबॉर्शन। इस अबॉर्शन में क्या होता है कि जो लोग जो होते हैं इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि उनके हिसाब से जो शिशु है उसका लिंग नहीं है तो वो उसको अबॉर्ट करा देते हैं। तो ये भी जो होता है, ये जो या तो अगर गर्भधारण हो गया है तो उसके बाद भी हम उससे निपट सकते हैं ये जो अबॉर्शन के प्रोसेस के द्वारा। लेकिन जब इसका जो इस्तेमाल अगर हम गलत तरीके से करें कि अगर कोई फीमेल चाइल्ड या फिर फीमेल बर्थ लेने वाली, तो उस टाइम पे क्या करते हैं लोग उसको अबॉर्ट करा देते हैं। तो इस तरीके से जो लिंग की जो जांच है उसको इलीगल माना जाता है, उसको नहीं करने दिया जाता है। और ऐसे अगर कोई पेरेंट्स है जो रेडी है कि उनको अभी चाइल्ड नहीं चाहिए, वो अपना उस जो भी चाइल्ड जो या जो भी गर्भधारण जो आ गया, जो भी प्रेगनेंसी वाली जो कंडीशन क्रिएट हुई है तो उससे वो बचना चाहते हैं, तो उस टाइम पे भी अबॉर्शन यूज किया जाता है। लेकिन उस टाइम पे हम लिंग जांच नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ का जो पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो अब इस पॉपुलेशन के साथ साथ क्या हो रहा है कि ये जो लिंग डिफरेंस जो लोग करते हैं कि अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको ये मार देते हैं और मेल चाइल्ड को ये जन्म लेने देते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन दोनों लिंगों में जो लिंगों का जो दर होता है, जो अनुपात होता है, इसमें बहुत
बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। इस वजह से भी इस लिंक के जांच को अवैध या फिर इलीगल माना जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने मानव में होने वाले लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा है। इसमें जो भ्रूण जो होते हैं वो किस तरीके से शिशु बनते हैं, और शिशु से जब वो किशोर अवस्था में जाता है, किशोर अवस्था जब युवा अवस्था में जाते हैं, तो उस टाइम में उनके शरीर में बहुत सारे विकास के साथ, मतलब जो उनका शारीरिक जो वृद्धि होता है उसके साथ साथ बहुत सारे लक्षण और संवेदना भी उत्पन्न होते हैं। अब इनमें जो होता है, एक था कि आर्मपिट या जो जननांग जो है पैरों के बीच में, उनमें उनके जो हेयर्स होते हैं वो उनमें रोए जैसे पहले आते हैं, फिर उनका रंग गहरा होता है और उनकी मोटाई बढ़ती है। फिर इसके साथ ही क्या होता है, जो फेस होता है वो ऑयली हो जाता है, जो फेस के स्किन जो है वो ऑयली होते हैं और मुहासे आते हैं। ये सब चेंजिंग जो होती है ये दिखा जाता है। अगर लड़कों में हम बात करें तो इनमें दाढ़ी आता है, इनका जो आवाज़ होता है वो फट जाता है, इनके सीसन में वृद्धि आती है, इनमें जो विषपन के जो लक्षण होते हैं वो सब देखे जाते हैं, या फिर जो इनके जो सीसन होते हैं उनमें उर्वर्ध की कंडीशन आती है। अगर हम लड़कियों की बात करें तो इसमें स्तन के साइज बढ़ते हैं, या फिर रजोधर्म की जो क्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अब जो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर और जो मादा का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग अलग है, या और इनमें जो जनन कोशिका जो उत्पन्न होती है वो भी अलग अलग होती है। जो नर में जनन कोशिका उत्पन्न होती है उसको हम स्पर्म बोलते हैं, और जो मादा में जो उत्पन्न होती है उसे हम एग बोलते हैं। और ये जो चेंजिंग जो आ रहा है इनके, मतलब शारीरिक वृद्धि जब कम हो रही होती है और जो इनके जनन ऊतक में जो चेंजिंग आती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। और इस टाइम पे यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। अगर ये मादा में अगर हम देखें तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन सब का बहाव ज़्यादा होता है, और नर में देखें तो वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का बहाव ज़्यादा होता है। तो हम नर जनन तंत्र में सबसे पहले देखा हमने कि इसमें टेस्टिस टेस्टिस में स्पर्म बनता है। जो टेस्टिस जो होता है वो वृषणकोश यानी स्क्रोटम के अंदर उपस्थित होता है, और ये वासा डिफरेंस के द्वारा ट्रांसफर करके मूत्र मार्ग तक पहुंचाया जाता है। अब जो नर में जो है मूत्र त्याग का और जो स्पर्म के या फिर शुक्राणु के निकलने का जो रास्ता है वो एक ही है, इन दोनों के लिए कॉमन पाथ यूज होता है। और जो स्पर्म होता है वो काफ़ी सूक्ष्म स्ट्रक्चर का संरचना है। इसमें हेड, मिडल, पिस और टेल होता है, और नॉर्मली जो इसका जो हेड होता है यहीं पे अनुवांशिक जो लक्षण है, जो पदार्थ होते हैं वो स्टोर होते हैं, जो कि न्यूक्लियस होता है। इसके बाद ये अपने टेल की मदद से उस फैलोपियन ट्यूब में तैरने के लिए सक्षम होते हैं। इसके बाद हमने जनन तंत्र के बारे में पढ़ा। जो जनन तंत्र होते हैं 2 ओवरी से मिलकर के बना होता है, और ये यूरेथ्रा से अटैच होता है, और जो अटैच होने वाला जो सिस्टम होता है उसे हम फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट बोलते हैं। अब जो ओवरी यहाँ से निकलते हैं वो ओविडक्ट में जाते हैं, और वहाँ पे 1 दिन तक इंतजार करते हैं। उसके बाद अगर स्पर्म आया और फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई तो आगे जाकर के भ्रूण बनाते हैं, और इस गर्भाशय में या फिर यूटेरस में आ जाते हैं, और यहीं पे ये जो गर्भाशय होता है इनको पोषण, इस भ्रूण को पोषण देता है। अब जो भ्रूण जो है अपनी माँ से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है, और ये जो प्लेसेंटा है इसमें बहुत सारे विलाई होते हैं, और ये विलाई से क्या होता है कि जो पोषक तत्व को जो ऑब्जॉर्व करने की जो क्षमता होती है बढ़ जाती, मतलब जो क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है। तो जो भ्रूण है अपनी माँ से ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जो दूसरे पदार्थ हैं वो सारे स्टोर कर लेता है, और जो वेस्ट मटेरियल जो भ्रूण के अंदर जो बन रहा होता है वो इसी प्लेसेंटा के द्वारा ही मादा के रुधिर तक पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि यहीं जहाँ पे प्लेसेंटा होता है उसके चारों तरफ से ही मदर की जो ब्लड सेल्स हैं वो जुड़ी होती है, मतलब लिपटी होती है, उसको घेरे रहती है, जिसकी वजह से वो उस प्लेसेंटा से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको निकाल लेते हैं, जो से पोषक तत्व चाहिए होती हैं उनको दे देती हैं। अब मान लो ये एग जो है ये फर्टिलाइज नहीं हुआ स्पर्म के साथ, तो वो क्या होती है, उनका ब्रेक डाउन होता है, और वो जो यहाँ पे रुधिर होते हैं उनको तोड़ते हुए निकलती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि रुधिर और म्यूकस का बहाव होता है जो योनि के द्वारा, और ये जो बहाव होता है 1 माह में 1 बार होता है। और जब यहाँ पे जब ओवरी जब निकलने में आती होती है तो ये जो गर्भाशय है लगभग 1 महीने तक प्रेगनेंसी के लिए गर्भाशय भी खुद को तैयार करती है कि जब भ्रूण अगर आता है तो उसको अटैच होने के लिए जगह मिल पाए। अब जो 1 माह का जो ये जो क्रिया जो चल रहा होता है, इस साइकिल को हम बोलते हैं रजोधर्म या फिर मेंस्ट्रुएशन। और ये जो रजोधर्म, ये जो प्रक्रिया है ये 2 से 8 दिन तक ये होती है।
इसके बाद हमने जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा। जो जनन स्वास्थ्य होता है, इसमें गर्भधारण के टाइम पे, गर्भधारण के लिए क्या होता है, शारीरिक संबंध बनाया जाता है। और शारीरिक संबंध के टाइम पे क्या होता है कि अगर हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख के अगर ना देखें तो बहुत सारे जो इन्फेक्शन होते हैं वो हो सकते हैं। तो इसमें जो जीवाणु के द्वारा जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें गनोरिया और ओनेरिया और सिफेलिस है। और वायरस के द्वारा जो संक्रमण जो हम तक आते हैं वो HIV एड्स और मसा होते हैं। अब क्या होता है कि गर्भधारण से बचने के लिए बहुत सारे यंत्र जो उपस्थित हैं आजकल, उसमें से कॉन्डम जो होता है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र है। इसके बाद लूप और कॉपर टी भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन सब के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। वहीं हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए पिल्स लिया था, और इनके इसका भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद एक शल्य क्रिया है, यानी सर्जिकल टेक्निक यूज़ किया जाता है, जिसमें कि मेल के लिए वेसेक्टोमी यूज़ किया जाता है, जिसमें कि वास डिफरेंस को काट दिया जाता है। और फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी यूज़ किया जाता है, जिसमें कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसको काट दिया जाता है। और ये जो है पूरी तरीके से सुरक्षित शल्य क्रिया है। या फिर तो कुछ लोग जो होते हैं, अगर अनवांछित गर्भधारण हो भी गया है तो उसको अबॉर्ट करा देते हैं। लेकिन ये अबॉर्शन के टाइम पे क्या होता है कि ये लिंग जांच करा लेते हैं। लिंग जांच की वजह से क्या होता है कि जो अगर स्त्री शिशु रही या स्त्री चाइल्ड रहा, फीमेल चाइल्ड है, तो वो उसको मार देते हैं, उसको अबॉर्ट करा देते हैं। और वहीं अगर मेल चाइल्ड होता है तो उसको ये बर्थ लेने देते हैं, जन्म लेने देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लिंग जो अनुपात है, मतलब कि मेल और फीमेल के बीच का जो रेशियो होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस आता है। और ये आगे जाके भविष्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। और हमें कोशिश करना चाहिए कि जो पॉपुलेशन है उसका जो ग्रोथ है वो कम हो। इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। धन्यवाद।